अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी लाश जिंदा हो गई का तीसरा हिस्सा। पुराने किले पर आधी रात का गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था। गहरे मटियाले आसमान पर सितारे बुझे बुझे से थे और धुंधली कोहर की चादर जंगल, किले और कब्रिस्तान में फैली हुई थी। डॉक्टर फैसल और अरशद अपनी अपनी ख्वाबगाहों में दिन भर के काम से थक कर गहरी नींद सो रहे थे। बूढ़ा अंतरी भी अपनी कोठली में पड़ा खराटे ले रहा था। सिर्फ किले की लेबोरेटरी में स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की आंखें खुली थी और छत को तक रही थी। लाश को लेबोरेटरी की चीजें धुंधली नजर आ रही थी और उसके दिमाग में धीमा धीमा शोर सा उठ रहा था। लाश का दिमाग एक पागल आदमी का दिमाग था, लेकिन आसमानी बिजली के शदीद झटके ने उस दिमाग को साकित कर दिया था। लाश का दिमाग अब पिछली बातें नहीं सोच सकता था। उसे कुछ चीजें नजर आ रही थी और इन्हीं चीजों का उस पर रद्द अमल हो रहा था। लाश स्ट्रेचर के साथ लोहे की मोटी मोटी जंजीरों के साथ बंधी हुई थी। अचानक लाश में हरकत पैदा हुई। उसने एक हाथ को हल्का सा झटका दिया, लोहे की मोटी जंजीरें टूट गईं। दूसरे हाथ को झटका दिया तो उसके हाथ की जंजीर भी तड़ाक से टूट गई। इस तरह लाश ने दोनों टांगों को हल्के हल्के झटके देकर लोहे की ताकतवर जंजीरों से आजाद कर डाला और उन्हें तोड़ डाला। अब लाश आजाद थी। वो कुछ देर स्ट्रेचर पर पड़ी छत को तकती रही और कुछ सुनने की कोशिश करती रही। ये एक उल्लू की आवाज थी जो कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। कमरे के अंदर और बाहर चारों तरफ गहरी खामोशी थी। लाश आहिस्ता आहिस्ता उठकर स्ट्रेचर पर बैठ गई। दूर से वो एक जिन लगता था जो स्ट्रेचर पर बैठा हो। लाश ने गौर से देखा कि उसके सारे जिस्म पर पट्टियां बनी हुई थी और कहीं कहीं हड्डियों के जोड़ों पर खून के धब्बे लगे थे। लाश उठकर खड़ी हो गई। वो इतनी लंबी चौड़ी थी कि उसका सर ऊपर छत के साथ लटके हुए बल्ब को छू रहा था। उसने कमरे में कदम कदम चलना शुरू कर दिया। लाश यूं चल रही थी जैसे किसी खिलौने में चाबी भर दी गई हो और वह आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा हो। गर्दन घुमाने के लिए लाश को सारे का सारा पीछे घूमना पड़ता। उसके लंबे लंबे बाजू घुटनों तक लटके हुए थे। खोपड़ी के टांके साफ नजर आ रहे थे। लाश चलती हुई दीवार के साथ लगे आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी डरावनी शक्ल आईने में देखी, मगर उसकी पत्थर जैसी मुर्दा आंखों में किसी किस्म का खौफ या दहशत पैदा न हुई, न चेहरे पर कोई असर हुआ। लाश का चेहरा पत्थर की तरह बेजान और मुर्दे के चेहरे की तरह बेहिसो हरकत रहा। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के उल्लू की आवाज अभी तक आ रही थी। दरवाजा बड़ा मजबूत था और बाहर ताला लगा था। लाश ने बायां हाथ उठाकर दरवाजे पर मारा। दरवाजे का एक पट टूटकर अलग हो गया। लाश में बेहद ताकत पैदा हो चुकी थी। इस दरवाजे को मिलकर 3 आदमी भी नहीं तोड़ सकते थे, जिसे लाश ने महज बायां हाथ मारकर तोड़ दिया था। बाहर राहदारी में अंधेरा था, मगर जिंदा लाश की बेजान सफेद आंखों को अंधेरे में भी सब कुछ नजर आ रहा था। वो राहदारी की सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल की गुलाम गर्दिश में आ गया। यहां एक कोने में दीवार के साथ एक मध्यम सा बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी उसके इर्द गिर्द ही पड़ रही थी। लाश एक मशीनी आदमी की तरह कदम कदम आगे बढ़ती गई। एक कोठड़ी के करीब से गुजरते हुए उसे अंदर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। कोठड़ी में बूढ़ा मुलाजिम अंतरी सो रहा था और ये उसके खराटों की आवाज थी। जिंदा लाश कुछ देर तक खराटों की आवाज सुनती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज कैसी है। लाश ने दरवाजे की तरफ अपनी पथरीली मुर्दा आंखों से देखा और अपना लंबा ताकतवर हाथ उठाकर दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। दरवाजे पर जैसे एक मन का बोझ पड़ा और अंदर से उसकी कुंडी टूट गई। दरवाजा चौपट खुल चुका था। लाश कोठली में दाखिल हो गई। खराटों की आवाज दीवार के साथ लगी चारपाई से आ रही थी, जहां बूढ़ा मुलाजिम घोड़े बेचकर सो रहा था। लाश आहिस्ता आहिस्ता चलती बूढ़े की चारपाई के पास आई और उसे गौर से देखने लगी। लाश की मुर्दा आंखों में ना हैरत थी ना कोई ताज्जुब। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई जानवर खुर खुर कर रहा है। लाश बूढ़े मुलाजिम पर झुक गई। फिर उसका ताकतवर हाथ उठा और उसने बूढ़े मुलाजिम के सर पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई। अंतरी ने उफ तक भी न की। लाश ने गौर से कान लगाकर सुना। खराटों की आवाज बंद हो गई थी। लाश बड़े सुकून से पूरी की पूरी पीछे को घूमी और दरवाजे से निकलकर बाहर गुलाम गर्दिश में आ गई। गुलाम गर्दिश दूर तक सुनसान और अंधेरी थी। लाश जलते हुए बल्ब के पास आकर रुक गई और बड़े गौर से रोशन बल्ब को तकने लगी। फिर अचानक लाश ने बल्ब को हाथ में लेकर कुचल दिया। बल्ब बुझ गया और शीशे के टूटे हुए रेजे लाश की हथेली में चुभ गए, मगर ना तो लाश को करंट पड़ा और ना ही वहां से खून निकला। अब वहां घुप अंधेरा छा गया, मगर लाश को हर शय धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी
और कदम कदम चलती उस दरवाजे पर आ गई जो किले से बाहर वीरान बाग में खुलता था। ये दरवाजा बड़ा मजबूत और ऊंचा लंबा था। लाश मशीन की तरह चलती हुई दरवाजे के पास आई और उसने दरवाजे को धक्का देकर उसे तोड़ दिया। दरवाजे के लोहे पर हाथ लगते ही बिजली का शोला सा निकला, लेकिन लाश का हाथ बिल्कुल न जला। वो किले के बाहर निकलकर उजड़े हुए वीरान बाग में आ गई और कोहर आलूद अंधेरी रात में उसने जंगल की तरफ चलना शुरू कर दिया। सफेद पट्टियों में लिपटी हुई देव पैकर ऊंची लंबी लाश अंधेरे में बिल्कुल एक दरख्त लग रही थी जिस पर अभी अभी बर्फ पड़ी हो। लाश का रुख कब्रिस्तान की तरफ था। उस तरफ से उल्लू के बोलने की आवाज बराबर आ रही थी। उस डरावनी आवाज ने कब्रिस्तान और जंगल के माहौल को और ज्यादा पुरस्कार बना दिया था। जंगल के दरख्तों में परिंदे अपने अपने घोंसलों में सो रहे थे। एक फाख्ता ने अपने घोंसले में से चोंच बाहर निकालकर नीचे देखा कि एक जिंदा लाश दरख्तों के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। फाख्ता ने सहम कर चोंच घोंसले के अंदर कर ली और अपने बच्चों को परों के नीचे कर लिया। लाश दरख्तों के घने स्यायों में आगे बढ़ रही थी। किसी को मालूम नहीं था कि पुराने किले से निकलकर लाश कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रही है। जंगल खत्म हो गया। अब कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार शुरू हो गई थी। लाश कब्रिस्तान की दीवार के पास आकर रुकी। उसने अपना लंबा चौड़ा पांव जोर से दीवार पर मारा। दीवार का एक हिस्सा टूट फूट कर दूसरी तरफ जा पड़ा। लाश को इतनी अकल भी नहीं थी कि जरा परे कब्रिस्तान का दरवाजा था जो खुला हुआ था। लाश नाक की सेध पर चली आ रही थी। कब्रिस्तान में दाखिल होकर लाश ने अपने आप कोरकन की झोंपड़ी की तरफ चलना शुरू कर दिया। कब्रें रात के अंधेरे में डरावनी लग रही थी। कुछ कब्रों के कतबे गिरकर टेढ़े हो गए थे, कुछ कब्रें मिस्मार हो चुकी थीं और वहां गहरे गड्ढे में से बहुत बड़ा काला कुत्ता निकला और लाश को देखकर भौंकने लगा। लाश चलते चलते रुक गई। उसने चौड़े चौड़े शाने घुमाकर भौंकते हुए कुत्ते को देखा। लाश को अपने बंद दिमाग में अजीब सा शोर सुनाई दिया। उसने अपना लंबा बाजू आगे बढ़ाकर कुत्ते को गर्दन से पकड़कर घुमाया और तड़ाक से एक दरख्त के साथ दे मारा। लाश के हाथ लगने से ही कुत्ते के बदन में बिजली दौड़ गई और उसके बाद दरख्त से टकराकर यूं टुकड़े टुकड़े हो गया जैसे कोई शीशे के जग को जोर से फर्श पर दे मारे। कुत्ते ने उफ भी न की और मर गया। उसकी आवाज बंद हो गई। कब्रिस्तान में एक बार फिर खौफनाक सन्नाटा छा गया। लाश अपने आप पुराने गोरकन की झोंपड़ी की तरफ चल रही थी जिसका सर उस लाश के गर्दन के साथ जोड़ दिया गया था। गोरकन की झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। खिड़की में से दिए की धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। लाश 1-2 मिनट तक उस खिड़की के पास जाकर रुकी रही। फिर वो घूमी और झोंपड़ी के दरवाजे के सामने आ गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। झोंपड़ी का दरवाजा खुल गया। लाश झोंपड़ी में दाखिल हो गई। पुराने गोरकन के कत्ल हो जाने के बाद शहर से एक नया गोरकन आ गया था। ये गोरकन एक हट्टा कट्टा जवान था और चारपाई पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। लाश उसके करीब आकर झुककर उसे सोया हुआ देखती रही। लाश ने हाथ ऊपर उठाया तो मेज पर रखी हुई प्याली नीचे गिर पड़ी। प्याली गिरने के शोर से हट्टे कट्टे गोरकन की आंख खुल गई। क्या देखता है कि एक हैबतनाक जिन जिसके सारे जिस्म पर सफेद पट्टियां बंधी है उस पर झुका हुआ अपनी बेजान ठंडी पथरीली आंखों से घूर रहा है। उसने सोचा कि कोई रूह कब्र में से निकलकर उसकी झोंपड़ी में आ गई है। वो रूहों और जिन भूतों से नहीं डरता था। वो एक बहादुर नौजवान था। एक सेकंड के अंदर अंदर वो तड़प कर चारपाई से उठा और दीवार के साथ लगी कुदाल उठाकर उसने लाश पर हमला कर दिया। लाश अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रही। उसने जरा भी हिलने जुलने, अपना बचाव करने या भागने की कोशिश न की। गोरकन ने जब कुदाल उसकी तरफ बढ़ाकर हमला किया तो उसने अपना लंबा हाथ ऊपर उठाकर कुदाल को अपने मजबूत पंजे में ले लिया। लाश का हाथ लगना था कि कुदाल में से बिजली का एक शोला सा निकला जिसने गोरकन के चेहरे को झुलसा दिया। गोरकन ने चीख मारकर अपने दोनों हाथ जलती हुई आंखों पर रख दिए। उसके साथ ही लाश ने आगे बढ़कर गोरकन को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सर के ऊपर उठा लिया। 6 मन के हट्टे कट्टे जवान गोरकन को लाश ने एक चूहे की तरह उठा रखा था। गोरकन ने बड़े हाथ पांव मारे मगर लाश की गिरफ्त लोहे के शिकंजे की तरह मजबूत थी। फिर उसके जिस्म से निकलती हुई बिजली की शुआएं गोरकन को जलाकर भस्म कर रही थी। गोरकन ने एक और चीख मारी और लाश ने उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। बेचारे गोरकन की कमर, गर्दन और टांगों की हड्डियां चूर चूर हो गईं। उसे यूं लगा जैसे वो 8 मंजिला इमारत से नीचे फर्श पर गिरा है और गिरते ही वो मर गया है। लाश ने गोरकन के मुर्दा जिस्म को अपने पांव तले कुचल कर रख दिया। यूं महसूस हो रहा था जैसे जिंदा लाश गोरकन से इंतकाम ले रही है कि वो उसकी जगह झोंपड़ी में क्यों आया है। लाश जमीन पर झुक गई और फर्श पर उस हिस्से को तकने लगी जहां उसका सर काटकर डॉक्टर फैसल ने उसकी लाश को दफन कर दिया था और जहां से बाद में लाश पुलिस निकाल कर ले गई थी। जिंदा लाश सर झुकाए उस गड्ढे के पास बैठी रही। फिर वो उठी और बड़े आराम से झोंपड़ी से निकलकर बाहर कब्रिस्तान में आ गई। कब्रिस्तान में कोई आवाज नहीं आ रही थी। हर तरफ हू का आलम तारी था। अब उल्लू ने भी बोलना बंद कर दिया था।
लाश अपने आप चलते हुए उस कच्ची कब्र के पास आकर रुक गई जहां उसका बगैर सर के धड़ दफन था। कब्र पर दरख्तों के सूखे हुए पत्ते पड़े थे। लाश एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई और अपनी कब्र को मुर्दा आंखों से टिकटिकी बांधकर देखने लगी। किसी को मालूम नहीं हो सकता था कि जिंदा लाश को वहां क्या दिखाई दे रहा था और वह अपने जामिद और साकित दिमाग के साथ क्या सोच रही थी। दफतन लाश की एक तेज सिसकार की आवाज सुनाई दी। लाश ने कोई ख्याल न किया। उसके बाद दोबारा वही सिसकार फिर सुनाई दी। लाश ने कंधे घुमाकर दाएं तरफ देखा। करीब ही एक स्याह नाग अपना खौफनाक फन फैलाए उसकी तरफ खून आलूद आंखों से घूरते हुए झूम रहा था और बार बार अपनी दो शाखा जहरीली जुबान निकालकर सिसकार रहा था। लाश पथरीली आंखों के साथ नाग को घूरती रही। सांप भी अपनी सुर्ख आंखों से जिंदा लाश को तकता रहा। न लाश के दिमाग में आ रहा था कि यह फन फैलाए कौन शय खड़ी है और ना ही नाग ही समझ सका था कि यह देव हैकल कौन सी शय उसके सामने पत्थर पर बैठी है। लाश ने जरा हरकत की तो सांप ने अपनी फितरत से मजबूर होकर लाश की पिंडली पर डस लिया। सांप का लाश की पिंडली से मुंह लगाना था कि एक शोला निकला। सांप को एक झटका सा लगा और फड़क कर परे जा गिरा और मर गया। लाश ने सांप को उठाकर हथेली पर रखा और उसे कितनी देर गौर से देखता रहा। फिर उसने उसे पांव से कुचल दिया। अब वो लाश एक बार फिर उस कब्र को देखने लगी जिसमें उसका सर कटा धड़ दफन था। फिर एकाएकी लाश पत्थर पर से उठी, कब्र के पास आई और उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जिंदा लाश इस तेजी के साथ कब्र को खोद रही थी जैसे कोई मशीन हो। देखते ही देखते कब्र के पास मट्टी का ढेर लग गया। कब्र पूरी तरह खुल गई। लहद में उसकी लाश कफन में लिपटी पड़ी थी जिसका सर गायब था। जिंदा लाश ने मुर्दा लाश का कफन हटाया और अपने मुर्दा जिस्म पर हाथ फेरने लगी। लाश गल सड़ गई थी और उसकी हड्डियां जगह जगह से निकल आई थी। पसलियों का पिंजर साफ नजर आ रहा था। जिंदा लाश ने मुर्दा लाश की गर्दन से हाथ लगाकर अपनी गर्दन को छुआ। वो देर तक ऐसा करती रही। फिर उसने जमीन पर से सांप की कुचली हुई लाश उठाकर उसे पूरी ताकत से हवा में उछाल दिया। सांप का मुर्दा जिस्म दूर ऊपर दरख्तों की सबसे ऊपर वाली शाखों में जाकर उलझ गया। लाश चेहरा ऊपर उठाकर टहनियों में लटकी हुई सांप की कुचली लाश को देखती रही। फिर जाने लाश के दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने दोनों हाथों से दरख्त को एक जोरदार दोहत्तर मारा। दरख्त यूं जड़ से उखड़कर गिर पड़ा जैसे किसी टैंक ने उसे टक्कर मार दी हो। उसके बाद लाश ने खुली कब्र में पड़ी हुई सर कटे गोरकन की लाश को एक बार फिर देखने की भी तकलीफ गवारा न की और एक तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कब्रिस्तान के अंधेरे में दरख्तों में गायब हो गई। अब रात काफी ढल चुकी थी। आसमान पर सितारे मांद पड़ रहे थे और सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी मशरिक की तरफ से उभरने लगी थी। अगरचे हर तरफ ठंडा यह कोहर फैला हुआ था, फिर भी अंधेरे में से किले की दीवारें, मीनार और दरख्तों की चोटियां नुमाया नजर आने लगी थी। किले की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में बत्ती चल रही थी। डॉक्टर फैसल सुबह सुबह उठकर गुसल खाने में मुंह हाथ धो रहा था। वो सबसे पहले ऊपर जाकर लाश को देखना चाहता था कि अभी उसमें जिंदगी के आसार पैदा हुए हैं या नहीं। मुंह हाथ धोकर उसने गाउन पहना और कमरे से निकलकर ऊपर लेबोरेटरी की तरफ चल पड़ा। उसे ताज्जुब जरूर था कि बूढ़ा मुलाजिम अभी तक सो रहा था और मामूल के मुताबिक कॉफी लेकर नहीं आया था। हालांकि इस वक्त तक वो कॉफी लेकर आ चुका होता है। उसने सोचा बूढ़ा थकावट की वजह से सो रहा होगा। उसने अंतरी को उठाने की जरूरत महसूस न की और हदारी में से होता हुआ ऊपर लेबोरेटरी वाली मंजिल में आ गया। एकदम उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लेबोरेटरी का दरवाजा टूटा हुआ था। वो कांपते हुए दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। स्ट्रेचर पर से लाश गायब थी। वो वहीं पत्थर की तरह खड़े का खड़ा रह गया। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे लाश उसके कमरे के अंदर है और उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रही है। उसने लेबोरेटरी में चारों तरफ घूमकर देखा। लाश वहां कहीं भी नहीं थी। टूटे हुए दरवाजे से साफ जाहिर था कि लाश वहां से निकलकर जा चुकी है। डॉक्टर लपक कर सीढ़ियों में आ गया। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे राहदारी में आया। उसने वहां मामूल के खिलाफ अंधेरा महसूस किया। कोने वाला बल्ब नहीं जल रहा था। करीब जाकर उसने देखा कि फर्श पर टूटे हुए बल्ब की किरचियां बिखरी हुई थी। स्विच में से बिजली के तार यूं बाहर निकले हुए थे जैसे किसी ने हाथ से नोच डाले हों। डॉक्टर समझ गया कि यह काम सिवाय लाश के और किसी का नहीं हो सकता। सवाल यह था कि लाश ने और क्या क्या नुकसान किए हैं। अचानक उसे बूढ़े मुलाजिम का ख्याल आ गया। वो भागकर अंतरिक की कोठली की तरफ गया। कोठली का दरवाजा भी टूटा हुआ था। डॉक्टर फैसल का जैसे किसी ने दिल पकड़ लिया। कोठली में धड़कते दिल के साथ उसने कदम रखा तो खिड़की में से सुबह की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और बूढ़े अंतरी की लाश चारपाई पर पड़ी थी। उसका सर जैसे किसी ने हथौड़े मार मार कर कुचल दिया था। डॉक्टर फैसल के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। अब वो डॉक्टर अरशद के कमरे की तरफ भागा।
उसने डॉक्टर अरशद के कमरे का दरवाजा बंद देखा तो उसकी जान में जान आई। दरवाजा अंदर से बंद था। फैसल ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अरशद हड़बड़ाकर उठ बैठा और तेज आवाज में बोला, कौन है? मैं हूं फैसल, दरवाजा खोलो। डॉक्टर अरशद ने बिस्तर पर से उठकर दरवाजा खोला तो डॉक्टर फैसल का परेशान हाल चेहरा देखकर उसका माथा ठनका। जब फैसल ने उसे बताया कि लाश जिंदा हो गई है और लेबोरेटरी से गायब है और उसने बूढ़े अंतरी का खून कर दिया है, तो डॉक्टर अरशद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब वो लाश हमारी तलाश में है। खुदा जाने किसकी तलाश में है। वो जहां कहीं भी है उस पर हर हाल में हमें काबू पाना होगा। क्या तुम उसे यहां से कंट्रोल नहीं कर सकते? इस काम के लिए मुझे उसकी गर्दन के पास छाने में एक छोटा सा ट्रांसमीटर लगाना होगा। यह काम तुमने पहले क्यों नहीं कर लिया? लाश मेरे अंदाजे से बहुत पहले जिंदा हो गई है। मेरा ख्याल था कि वो 24 घंटे के बाद जिंदा होगी। लाश को तो हर हाल में काबू में करना होगा। अगर पुलिस को मालूम हो गया तो हम पर मुसीबत नाजिल हो जाएगी। मगर उसे कहां तलाश किया जाए? तुम कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, हमें अभी से उसकी तलाश में निकल जाना होगा। लेकिन क्या वो हमारे काबू में आ जाएगी? इसका बंदोबस्त भी कर लिया जाएगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों दोस्त जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर तैयार हो गए। उन्होंने सुबह की चाय भी न पी और कार में बैठकर लाश की तलाश में बाहर निकल गए। सबसे पहले वो कब्रिस्तान जाना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर फैसल का ख्याल था कि लाश जरूर कब्रिस्तान ही में गई होगी। जंगल से निकलकर वो कब्रिस्तान से बाहर आ गए। उन्होंने गाड़ी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी की और खुद कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि उनकी नजर कब्रिस्तान की दीवार पर पड़ी, जहां वो एक जगह से बिल्कुल गिरी हुई थी। डॉक्टर फैसल समझ गया कि यह दीवार भी लाश ही ने तोड़ी है। वो दोनों कब्रिस्तान में आ गए। डॉक्टर फैसल सबसे पहले गोरकन की कब्र पर गया। उसका दिल कह रहा था कि लाश गोरकन की कब्र पर ही गई होगी। दिन की रोशनी कब्रिस्तान में चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन सूरज अभी तक कोहर में छुपा हुआ था। सर्दी अपने शबाब पर थी। गोरकन की कब्र दरख्तों के झुंड की तरफ थी। डॉक्टर फैसल अरशद को साथ लेकर वहां पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी हैरानी और परेशानी में और इजाफा हो गया। गोरकन की कब्र खुली हुई थी। सरकटी लाश कफन में से साफ नजर आ रही थी और करीब ही एक दरख्त जड़ से उखड़कर गिरा हुआ था। गोया जिंदा लाश ने कब्रिस्तान में भी तबाही फैला दी थी। अरशद ने तशवीश से कहा, यह काम भी यकीनन लाश ही का है, उसके सिवा और किसका हो सकता है? लेकिन उसने गोरकन की कब्र क्यों खोद डाली डॉक्टर? इसलिए कि असल में यह उसी की लाश थी। कटा हुआ सर अपना धड़ देखने आया था, मगर उसको किस तरह मालूम हुआ कि उसका धड़ यहां दफन है? जिंदा लाश की न जाने कौन कौन सी हिस्स बेदार हो चुकी है। अगर हमने उसे काबू ना किया तो वो बहुत तबाही फैलाएगी। डॉक्टर अरशद ने कहा, मेरे ख्याल में हमें नए गोरकन की झोंपड़ी देख लेनी चाहिए। अरे हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। आओ झोंपड़ी में चलते हैं। डॉक्टर का अब एक और धड़का लगा था कि खुदा करे नया गोरकन जिंदा हो, लेकिन वही वो जिसका उसे खतरा था। झोंपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर चारपाई के पास फर्श पर नए गोरकन की लाश के टुकड़े पड़े थे। अरशद कांप उठा। ये तो बड़ा जुल्म हुआ डॉक्टर। अगर पुलिस को इल्म हो गया तो क्या होगा? जो होना था वो हो चुका डॉक्टर अरशद। अब हमें यहां से निकलकर अपनी जान बचानी होगी। अगर किसी ने हमें यहां देख लिया तो हमें फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिंदा लाश को कैसे काबू में करेंगे? अब उसका बाद में सोचेंगे। पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। यहां से फौरन निकल चलो। दोनों डॉक्टर तेजी के साथ झोंपड़ी से बाहर निकल आए। आती दफा उन्होंने एक पुरानी चादर से फर्श पर से अपने कदमों के निशान मिटा डाले। कब्रिस्तान से बाहर निकलकर वो कार में बैठे और डॉक्टर फैसल ने कार स्टार्ट करके उसे किले की तरफ भगाना शुरू कर दिया। वो बहुत जल्द किले में पहुंच गए। कार गैराज में खड़ी करके दोनों डॉक्टर बूढ़े मुलाजिम अंतरी की कोठरी में आए। उन्होंने उसकी लाश को उठाकर ऊपर लेबोरेटरी में आ गए। लेबोरेटरी के पीछे कमरे में बहुत बड़ा टब गंधक के तेजाब से भरा हुआ था। उन्होंने बूढ़े की लाश को चूना लगाकर गंधक के तेजाब में डाल दिया। देखते देखते लाश ने गलना सड़ना शुरू कर दिया और जब तक उन्होंने लेबोरेटरी के फर्श को साफ किया, बूढ़े की लाश का नामो निशान भी गायब हो चुका था। लेबोरेटरी की हर शय उन्होंने साफ सुथरी करके करीने से लगा दी। स्ट्रेचर पर से लोहे की टूटी हुई जंजीरें उठाकर उन्होंने स्टोर रूम में डाल दी। लाश के खून के धब्बों को स्पिरिट से साफ कर दिया। औजारों को गर्म पानी में पकाकर साफ शफाफ कर दिया। गर्ज के उन्होंने वहां कोई ऐसा सुराग न छोड़ा जिससे यह जाहिर हो कि वहां किसी लाश का ऑपरेशन किया गया है। इस काम से फारिग होकर उन्होंने हाथ मुंह धोकर नए कपड़े पहने, काफी बनाकर पी और आइंदा के प्रोग्राम पर बहस करने लगे। अब ये बताओ फैसल के लाश को कहां तलाश किया जाए? डॉक्टर फैसल के चेहरे पर फिक्र और तशवीश की गहरी लकीरें उभर आईं। उसने कहा, जाहिर है यहां से लाश जिंदा होने के बाद कब्रिस्तान गई। वहां उसने नए गोरकन को हिलाक कर दिया, फिर पुराने गोरकन की कब्र खोदी, दरख्त को जड़ से उखाड़ा और वहां से निकलकर किसी दूसरी तरफ रवाना हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि कब्रिस्तान से निकलकर वो लाश कहां जा सकती है? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब यह है कि कब्रिस्तान के जुनूब में दरिया है और शीशम के दरख्तों का जखीरा है।
कुछ पुराने गैराबाद खंडर हैं जहां सांप और बिच्छू रहते हैं। अगर तो लाश उधर गई है तो जरूर दिन के वक्त खंडर के किसी गार में छुपी होगी, और अगर दरिया की तरफ गई है तो क्या वो दरिया में डूब गई होगी? वो लाश दरिया में नहीं डूब सकती, अगरचे उसमें ताकत 6 जवान आदमियों से भी ज्यादा है, मगर वो हल्की और बिजली के झटके ने उसके भारी और फालतू गदूद जला दी हैं, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने के बजाय अपने आप तैरने लगेगी। इसलिए दरिया में डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जाहिर है किसी ना किसी खंडर में छुपी होगी। मेरा यही ख्याल है। अगर शाम तक हम किसी के कत्ल या लाश की किसी नई वारदात की खबर ना मिली तो वो यकीनन खंडर में छुपी होगी। लेकिन डॉक्टर, हमारा फर्ज है कि हम लाश को अपने काबू में करें, इससे पहले कि वो कस्बे में जाकर लोगों को अंधाधुंध हिला करना शुरू कर दे। डॉक्टर फैसल ने उठकर कमरे में टहलना शुरू कर दिया। मैं खुद इसी फिक्र में हूं अरशद ने डॉक्टर की बात काटते हुए कहा। मेरा तो ख्याल है कि हमें लाश को फौरी गोली मारकर हिलाक कर देना चाहिए। उसे गोली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके जिस्म में अगर मशीन गन से भी फायरिंग की जाए तो जैसे ही गोलियां उसके जिस्म से पार होंगी उसका जिस्म रबड़ की तरह दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। ना उसे कोई जख्म होगा, ना खून बहेगा। फिर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देनी चाहिए। डॉक्टर फैसल ने अचानक गजबनाक होकर कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। वो मेरा शाहकार है, वो मेरी तख्लीक है। मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने उसे मेहनत इतनी मोहब्बत से बनाया है, उसके जिस्म में नई जिंदगी डाल दी है। फिर मैं उसे अपने हाथों आग लगाकर भस्म करने की जुर्रत कैसे कर सकता हूं? डॉक्टर अरशद ने कहा, मगर तुम्हारी तख्लीक लोगों की तबाही और बर्बादी का बायस हो रही है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो लोग उसे हलाक कर देंगे। डॉक्टर फैसल ने कहका लगाया, लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। जिंदा लाश के अंदर इस वक्त 1000 वोल्ट बिजली गर्दिश कर रही है। उसको जो भी हाथ लगाएगा बिजली का झटका खाकर हलाक हो जाएगा। ना उस पर गोली असर कर सकती है, ना खंजर और ना ईंट पत्थर। हाँ, अगर कोई शय उस पर असरअंदाज हो सकती है तो वो सिर्फ आग है, और जिंदा लाश आग से हमेशा दूर दूर रहेगी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बनाया हुआ भूत आबादियों में खुला फिरकर लोगों को हलाक करता फिरे? क्या तुम्हारा ज़मीर ये गवारा करेगा? डॉक्टर, मैं लाश को जरूर अपने काबू में करके रहूंगा। इसके बगैर मेरी सारी मेहनत अकारत होकर रह जाएगी। मेरे ख्वाबों का ताज महल ढह जाएगा। मैंने उस जिंदा लाश को इसलिए तख्लीक नहीं किया कि वो खल्के खुदा की जिंदगियों से खेले। लेकिन उसे गिरफ्तार करने की तरकीब क्या होगी? वो तो हम पर भी हमलावर हो सकता है। बिजली के झटके से उसका दिमाग साकित हो गया है। वो सिर्फ अपनी एक खास हिस्स के जरिए जिंदा है। हकीकत में वो एक चलती फिरती लाश है। ना वो सोच सकती है, ना कुछ अच्छी तरह देख सकती है। वो हर जानदार पर हमला कर देगी। वो हम पर भी हमला करेगी, बल्कि वो हमारी दुश्मन हो चुकी होगी, क्योंकि उसकी हिस्स ने लाश को बता दिया होगा कि उसकी मुसीबत ज़दा अपाश जिंदगी के हम ही जिम्मेदार हैं। डॉक्टर अरशद काम किया। लेकिन लाश ने किले में हम पर हमला क्यों नहीं किया? अभी उसकी वो हिस्स बेदार नहीं हुई थी। वक्त के साथ साथ अब उसको महसूस हो चुका है। और यकीन करो, अगर हम किले में बैठकर उसका इंतजार करें तो वो एक ना एक दिन हमारी तलाश में लेबॉर्ट्री में जरूर आएगी। खुदा ना करे कि वो फिर लेबॉर्ट्री में आए। डॉक्टर अरशद ने माथे पर रुमाल फेरते हुए कहा, तो फिर हम उसकी तलाश में निकलेंगे। मैं ट्रांसमीटर उसकी गर्दन में लगाने की कोशिश करूंगा। एक बार ट्रांसमीटर लगा दिया जाए तो लाश मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। फिर प्रोग्राम क्या बना? डॉक्टर फैसल ने कहा, प्रोग्राम यह है कि हमें आज ही रात खंडरों में जाकर उस जिंदा लाश को तलाश करना होगा। क्या मेरा साथ चलना जरूरी है डॉक्टर? डॉक्टर अरशद ने डरते हुए कहा। फैसल कहका लगाकर हंस पड़ा, तुम इतने माहिर सर्जन होते हुए भी कितने डरपोक हो। नहीं नहीं डॉक्टर फैसल, मैं डरपोक तो नहीं, मैं तो महज अपनी थकावट के पेश नजर कह रहा था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जरूर। हम इंशाल्लाह अब हमेशा हर काम एक साथ शुरू करेंगे और एक साथ खत्म करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी डॉक्टर, मैं तैयार हूं। शाबाश मेरे दोस्त, अब हमें रात के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोनों डॉक्टर रात की तैयारियों में मसरूफ हो गए। उधर गोरकन के कत्ल की खबर सारे कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस इंस्पेक्टर विलियम फौरन बहराम के साथ मौका पर पहुंच गया। 1 महीने में यह दूसरा कत्ल था। इत्तेफाक की बात यह थी कि दूसरी बार भी एक गोरकन ही कत्ल हुआ था। पुलिस ने लाश के टुकड़ों के मुख्तलिफ फोटो लिए। पुलिस को यह भी मालूम हो गया कि कातिल ने पहले वाले गोरकन की कब्र भी खोद डाली है। करीब ही एक दरख्त भी जड़ से उखड़ा पड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर भी हैरान था कि कातिल कोई इंसान था या जिन। दरख्त पर इंसानी उंगलियों के निशान लगे थे। इंस्पेक्टर ने पुलिस से कहकर वो निशानात महफूज कर लिए। इंस्पेक्टर ने बहराम से कहा, कातिल कोई बहुत ताकतवर इंसान मालूम होता है जिसने लाश के कई टुकड़े कर दिए, हाथ से कब्र खोदी और 2 हथर मारकर दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया। बहराम जासूस ने गहरी सोच से बेदार होते हुए कहा, यकीनन इंस्पेक्टर, कातिल एक भूत है, जिंदा भूत। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, मिस्टर बहराम, क्या तुम भूतों पर एतबार करते हो? बहराम ने मुस्कुराकर कहा, पहले मुझे भूतों पर एतबार नहीं था, मगर अब करने लगा हूं।
इंस्पेक्टर को यूं लगा जैसे बहराम ने कातिल का सुराग लगा लिया है। अगरचे बहराम ने कातिल का सुराग तो नहीं लगाया था, मगर हकीकत में वो मैदान में जरूर उतर आया था और उसने फैसला कर लिया था कि इस पुरस्रार कत्ल का हल जरूर तलाश करके रहेगा और एक दिन कातिल को कानून के हवाले कर देगा। रात गहरी हुई तो दोनों डॉक्टर लाश की तलाश में निकल पड़े। डॉक्टर फैसल ने टार्च और छोटा सा ट्रांसमीटर साथ ले लिया। टार्च रोशनी करने के लिए और ट्रांसमीटर इसलिए कि मौका मिलते ही वो उसे लाश की गर्दन में फिट कर देगा। इसके लिए डॉक्टर ने लाश की गर्दन में पुश्त की तरफ एक सुराख करके छोटा सा प्लग लगा रखा था। उन्होंने जानबूझकर वो रास्ता इख्तियार किया जो कस्बे के अकब से होकर खंडरों की तरफ जाता था। वो अब कब्रिस्तान में जाने से हर मुमकिन गुरेज करना चाहते थे, क्योंकि कब्रिस्तान पुलिस की तफ्तीश का मरकज बन चुका था। डॉक्टर फैसल को यह भी मालूम था कि जासूस बहराम ने दोनों गोरकनों के कत्ल का मामला अपने हाथ में ले लिया है। बहराम के बारे में मशहूर था कि जिस केस को वो अपने हाथ में लेता है उसका खोज लगाकर ही छोड़ता है। यही वजह थी कि डॉक्टर ने अपनी लेबॉर्ट्री से हर किस्म के निशान को साफ कर लिया था और वहां कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ी थी जिससे जरा भी ये शक पड़े कि वहां एक ऐसी लाश को जिंदा किया गया है जिसने कस्बे में तबाही मचा दी है। कस्बा और कब्रिस्तान बहुत पीछे रह गया था और अब पुराने खंडर शुरू हो गए थे। डॉक्टर अरशद का ख्याल था कि उन्हें सबसे ऊंचे टीले पर बैठकर लाश के बाहर निकलने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि लाश दिन को अगर नहीं निकली तो अब वो रात को जरूर बाहर आ जाएगी। डॉक्टर फैसल इस तजवीज़ के खिलाफ था। उसका ख्याल था कि लाश के इंतजार में टीले पर बैठे रहना महज वक्त ज़ाया करने के बराबर है। इसके बजाय उन्हें आगे बढ़कर खंडर के गारों में लाश को तलाश करके उसे जल्द से जल्द काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर डॉक्टर अरशद को फैसल की तजवीज़ को तस्लीम करना पड़ा और वो दोनों अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। खंडर चारों तरफ फैले हुए थे। उनमें ढह चुकी बारादरियां, महलों के सतून और एक टूटे फूटे किले की दीवार भी थी जो नीम दायरे की शक्ल में दूर तक चली गई थी। यहाँ जगह जगह जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। कुछ दरख्त भी थे जो अंधेरे में भूत मालूम हो रहे थे। दोनों डॉक्टरों को अच्छी तरह इल्म था कि इस इलाके में सांप और बिच्छू कसरत से होते हैं। चुनाचे उन्होंने अपने हाथों और टांगों पर ऐसे तेल की मालिश कर रखी थी जिसकी बू से सांप और बिच्छू दूर भागते हैं। और हकीकत भी यही थी, क्योंकि जिस वक्त वो खंडरों में दाखिल हुए तो वहां एक फिनियर सांप पत्थरों में छुपकर बैठा था। उसने कदमों की आहट सुनकर हमला करने के लिए अपना फन फैलाया, मगर उसके साथ ही उसके नथनों में एक ऐसी बू आई जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। उसका दम घुटने लगा। चुनाचे वो भाग खड़ा हुआ। क्या ख्याल है फैसल, लाश खंडर के कौन से हिस्से में होगी? डॉक्टर फैसल ने कहा, मेरा ख्याल है लाश को कब्रिस्तान से निकलकर सीधा उस सामने वाले खंडर के गार में आना चाहिए। तो फिर उसी तरफ को चलते हैं। ठीक है। और दोनों डॉक्टर एक ऐसे खंडर की तरफ चल पड़े जो कीकर के जंगली दरख्तों के साए में रात के अंधेरे में मुंह खोले हुए खड़ा था। यह एक इंतहाई डरावना और पुराना खंडर था। आज से सैकड़ों साल पहले यहां एक शाही महल हुआ करता था जिसकी छतें अब गिर चुकी थीं और सतून जमीन के साथ लगे हुए थे। खंडर के करीब पहुंचकर वो रुक गए। उन्हें सामने एक गार दिखाई दे रहा था। डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि लाश इसी गार में छुपी हुई है। क्या हम बाहर बैठकर उसका इंतजार करें? हो सकता है वो सारी रात बाहर ना निकले, क्योंकि उसको भूख प्यास लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तो वो कभी भी गार से बाहर नहीं निकलेगी डॉक्टर। डॉक्टर फैसल ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर अरशद। लाश के साकित दिमाग में इंसानों से नफरत का एक एहसास दाखिल हो गया है। हो सकता है ये एहसास हमारे ऑपरेशन की वजह से बेदार हुआ हो। बहरहाल लाश इंसानों से नफरत करने लगी है और यही जज्बा उसे इस गार से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकता है। वगरना लाश अगर चाहे तो सैकड़ों साल तक इसी गार के अंदर लेटी रह सकती है। मगर हम ये कैसे यकीन कर लें कि लाश किसी इंसान से इंतकाम लेने गार से बाहर जरूर निकलेगी? हो सकता है वो सारी रात बाहर ना आए। उसके लिए लाश को एहसास दिलाना होगा कि बाहर कोई इंसान चल फिर रहा है। यह सुनकर डॉक्टर अरशद खामोश हो गया। वो डरता था कि कहीं डॉक्टर फैसल उसे ना कह दे कि वो गार के बाहर जाकर चहलकदमी करे, ताकि लाश को यकीन हो जाए कि बाहर एक इंसान मौजूद है जिससे वो अगर चाहे तो इंतकाम ले सकती है। अरशद अभी सोच ही रहा था कि डॉक्टर फैसल ने कहा, क्या ख्याल है डॉक्टर, क्या तुम गार के बाहर जाकर जरा चहलकदमी करना पसंद करोगे? डॉक्टर अरशद ने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर कहा, डॉक्टर फैसल, आज जाने क्यों मेरे पैर में दर्द सा है। मैं तो जाने किस तरह चलकर यहां तक आया हूं। मेरा ख्याल है कि अगर तुम गार के बाहर जाकर चहलकदमी करो तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। डॉक्टर फैसल हंस पड़ा। घबराओ नहीं अरशद, मैं ही गार के बाहर जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे आने तक तुम्हें इसी जगह जमकर बैठे रहना होगा। ऐसा ना हो कि मैं उधर किसी मुसीबत में फंस जाऊं और इधर तुम गायब हो जाओ। ऐसा हरगिज नहीं होगा डॉक्टर, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का अहद किया हुआ है और फिर यह तजर्बा तो हम दोनों इकट्ठे कर रहे हैं। मैं यहीं रहूंगा
और तुम मुझे वापसी पर इसी जगह पाओगे। लेकिन अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो तुम्हें सिग्नल दूंगा। तुम्हें उसी वक्त मेरी मदद को पहुंचना होगा। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा। तो फिर मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। डॉक्टर फैसल एक हाथ में टार्च और दूसरे हाथ में ट्रांसमीटर लेकर ओट में से निकल गार की तरफ बढ़ने लगा। वो रास्ते के पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से बचता हुआ गार के अकब में पहुंच गया। वो बजाय गार के सामने जाकर लाश को आवाज देने के, गार के अकब में जाकर उसके ऊपर खड़े होकर आवाज देना चाहता था। डॉक्टर अरशद कुछ दूर तक फैसल को देखता रहा, फिर वो उसकी निगाहों से ओझल हो गया। अब अरशद टीले की ओट में बिल्कुल तन्हा बैठा था। वो रात के अंधेरे में वीरान खंडर और लाश के ख्याल से उसे डर आने लगा। असल में ये सारा काम डॉक्टर अरशद के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था, मगर चूंकि अब वो फंस गया था इसलिए उफ ना कर सकता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि डॉक्टर फैसल की तरह वो भी एक संगीन जुर्म में मुलविस है। अब वो फरार होना भी चाहे तो पुलिस और कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। अपनी गलती से वो एक ऐसी राह पर चल निकला था जहां से वापसी अब नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर थी। वो इसलिए हर काम में डॉक्टर फैसल का साथ दे रहा था कि वो मजबूर था। टिक टिक टिक, डॉक्टर अरशद को अपने अकब में आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा, वहां कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज कैसी थी? उसने सोचा शायद कोई गुलहरी भागकर निकल गई थी, मगर अंधेरी रात में गुलहरियां नहीं घुमा करती। वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी और तो डॉक्टर अरशद खौफजदा हो गया और उसने गर्दन घुमाकर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सितारों की हल्की हल्की धीमी रोशनी में सिर्फ पत्थरों और दरख्तों, झाड़ के खाके ही नजर आ रहे थे। कितनी देर तक डॉक्टर अरशद अंधेरे में घूरता रहा, वहां कोई भी नहीं था। वो अपने आप पर हंस पड़ा। उसने अपने आप को हौसला दिया कि उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए। डॉक्टर फैसल भी तो अपनी जान की बाजी लगाकर गार के मुंह पर जा पहुंचा है। इस ख्याल ने अरशद के अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर दी और उसने गर्दन मोड़कर अंधेरे में उस गार की तरफ देखना शुरू कर दिया जहां डॉक्टर फैसल गया था। डॉक्टर फैसल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था कि डॉक्टर बजाय उसके धाने की तरफ आने के वो उसके ऊपर बैठा नीचे झांक रहा था। फैसल ने टार्च रोशन करके गार के धाने पर रोशनी मारी। ये रोशनी डॉक्टर अरशद ने भी देखी। वो समझ गया कि डॉक्टर गार तक पहुंच गया है। रोशनी ने अंधेरे की चादर को चीर कर हर शय को उजागर कर दिया। गार का मुंह खाली था, वहां कोई भी नहीं था। डॉक्टर फैसल ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया ताकि अगर लाश गार के अंदर है तो उसे बाहर किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हो जाए। फैसल के खांसने की आवाज अरशद ने भी सुनी। उसे बड़ा हौसला हुआ कि वो वहां अकेला नहीं है। डॉक्टर फैसल कई बार खांसा, मगर अंदर से लाश बाहर ना निकली। उसने सोचा शायद लाश अंदर नहीं है, वरना वो जरूर बाहर आ जाती। फिर भी वो वहां बैठ के इंतजार करने लगा। उधर डॉक्टर अरशद भी टीले की ओट में बैठा लाश के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। बैठे बैठे उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। यह हाथ ठंडा और बोझल था। अरशद के सारे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उसने यूं ही पलट कर देखा, उसके सर पर जिंदा लाश खड़ी थी। उसके बदन से गोया किसी ने जान ही खींच ली। वो लाश की तरफ और लाश उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देखने लगी। अरशद वैसे तो डरपोक था, लेकिन अब जबकि खतरा उसके सर पर आ गया था तो उसने हिम्मत से काम लिया और अपने होशो हवास बरकरार रखे। उसने एक सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर अंदर सोच लिया कि जहां वो बैठा है वहां से नीचे ढलान गार के मुंह तक चली गई है। लाश की आंखें बिल्कुल मुर्दा थीं और उसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। ये वही गर्दन थी जिसे वो मर्तबान में पड़े हुए देखता रहा था और अब एक लाश के कंधों पर लगी उसे घूर रही थी। एकाएकी लाश में हरकत पैदा हुई और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे वो अरशद के सर पर दोहत्तर मारकर उसे पाश पाश करने वाली हो। अरशद ने पूरा जोर लगाकर अपने बदन को एक झटका दिया और चश्मे जदन में ढलान पर लुढ़कने लगा। वो बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ सीधा गार के मुंह पर पहुंच गया। लाश भी लंबे लंबे डग भरती ढलान पर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आने लगी। अरशद ने चीख कर फैसल को खबरदार किया, डॉक्टर होशियार, लाश मेरा ताकुब कर रही है। डॉक्टर फैसल ने अरशद की आवाज़ सुनी तो फौरन जिधर से आवाज़ आई थी उधर टार्च की रोशनी डाली। अब जो उसने मंजर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। एक लंबी तिरंगी ऊंची द्यो पैकर लाश लंबे लंबे डग भरती, दोनों हाथ चुड़ैल की तरह फैलाए डॉक्टर अरशद के पीछे पीछे भाग रही थी और डॉक्टर अरशद गेंद की तरह ढलान पर लुढ़क रहा था। गार के दहाने के पास आकर अरशद रुक गया। डॉक्टर फैसल ने आवाज़ दी, अरशद इधर से ऊपर आ जाओ, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से ऊपर आ जाओ। अरशद ने आवाज़ सुन ली थी। वो जल्दी से उठा और टार्च की रोशनी में लपक कर चढ़ता हुआ ऊपर डॉक्टर फैसल के पास आ गया। उसका दिल धक धक कर रहा था और सांस फूला हुआ था। लाश हमारी तरफ बढ़ रही है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। यहाँ से भाग चलो डॉक्टर फैसल। मगर डॉक्टर फैसल टार्च की रोशनी लाश के चेहरे पर फेंक रहा था। रोशनी का दायरा लाश की आंखों पर पड़ा तो वो रुक गई। उसने अपना एक हाथ आंखों पर रख लिया।
डॉक्टर फैसल को मालूम था कि लाश रोशनी और आग से घबराती है। अचानक लाश वापस मुड़ी और उसने ढलान पर चढ़ना शुरू कर दिया। लाश वापस जा रही है अरशद, हमें इसका पीछा करना होगा। वो हमें हलाक कर देगी डॉक्टर। अगर हमने उसे गिरफ्तार ना किया तो वो लोगों को हलाक करना शुरू कर देगी। अरशद, आओ मेरे साथ। डॉक्टर अरशद फैसल के साथ जाना नहीं चाहता था, मगर वो मजबूर हो गया। उन्होंने अंधेरे में लाश का ताकुब शुरू कर दिया। लाश उनसे 50-60 गज के फासले पर आगे आगे चली जा रही थी। डॉक्टर उसे टार्च की रोशनी में चलते हुए साफ देख रहा था। दफातन लाश ठहर गई, पलटी और उसने झुककर जमीन पर से कोई 10 मन वजनी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दोनों डॉक्टरों पर दे मारा। अगर दोनों डॉक्टर उछलकर परे न हट जाते तो उनका कीमा बन जाता। पत्थर जमीन पर गिरते ही रेजा रेजा हो गया। भाग चलो डॉक्टर, लाश गजबनाक हो रही है। अरशद, हम कहां तक लाश से भागते रहेंगे? एक ना एक दिन हमें उसे काबू में करना है। सिर्फ हम ही उसे काबू में कर सकते हैं। खुदा के लिए इस लाश को तबाह कर दो डॉक्टर, ये इंसानियत के लिए एक खौफनाक बला साबित हो रही है। खामोश अरशद, ऐसा फिर कभी ना कहना। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मैं अकेला ही लाश से निमट लूंगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि लाश ने दूसरा पत्थर उन पर फेंका। ये पहले पत्थर से भारी था। डॉक्टर एक तरफ हट गए, मगर अब लाश ने पत्थरों और गिरे पड़े भारी भरकम सतून और संगे स्याह की सिलें उठा उठाकर उन पर बरसानी शुरू कर दी। डॉक्टर फैसल परेशान हो गया। उसके लिए वहां ठहरना नामुमकिन हो गया। लाश हमला करते हुए आगे भी बढ़ रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो उन दोनों डॉक्टरों को खत्म करके ही दम लेगी। एक वजनी पत्थर उनके करीब गिरकर टूट गया और उसका एक टुकड़ा डॉक्टर फैसल के बाजू पर लगा और उसके हाथ से टार्च छूटकर नीचे गार में जा गिरी। अब उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे वो लाश को अपनी जगह पर रोके रखते, और सिवाय उसके कोई चाराकार नहीं था कि वो भागकर अपनी जान बचाएं, क्योंकि लाश बिल्कुल उनके सर पर आन पहुंची थी। दोनों डॉक्टर उल्टे पांव उठ दौड़े। वो उस वक्त तक भागते रहे जब तक कि खंडरों का सिलसिला खत्म होकर कब्रिस्तान की दीवार नहीं आ गई। दीवार के पास खड़े होकर उन्होंने पलट कर देखा। दूर दूर तक लाश का निशान नहीं था। दोनों के सांस फूले हुए थे और वो थक कर चूर हो चुके थे। डॉक्टर अरशद ने कहा, खुदा का शुक्र है कि इस बला से पीछा छूटा। डॉक्टर फैसल ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, मगर कहां तक डॉक्टर? अब तो दोनों में से एक ही बात होगी, या लाश हमें हलाक कर देगी या हम लाश पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मगर खुदा के लिए इस वक्त तो इस कब्रिस्तान से बाहर निकलो। चलो मियाँ, वापस चलो। दोनों डॉक्टर कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ होते वापस पुराने किले की तरफ रवाना हो गए। आधी रात को इस सन्नाटे में कभी कभी कब्रिस्तान की जानिब से उल्लू के बोलने की आवाज आ जाती थी। अरशद डर रहा था कि लाश अभी तक उनका ताकुब कर रही है। वो पलट पलट कर पीछे देख लेता, मगर ये उसका वहम था। लाश उनका ताकुब नहीं कर रही थी। जिस वक्त दोनों डॉक्टर किले की तरफ जा रहे थे, लाश उनसे काफी दूर रात के अंधेरे में खंडरों से निकलकर कस्बे के शुमाल की जानिब एक छोटे से गांव की तरफ बढ़ रही थी। लाश ने उस तरफ किसी इंसान की आवाज सुन ली थी। शायद ये कोई किसान था जो अपने खेतों में पहरा देते हुए कभी कभी आवाज लगाकर जानवरों को मकई के खेत में आने से रोक रहा था। हो हा हा, मकई के खेतों की तरफ से आवाज फिर सुनाई दी। लाश रुक गई और आवाज को गौर से सुनने लगी। आवाज खेतों की तरफ से आ रही थी। लाश ने आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चारों तरफ रात की तारीकी छाई हुई थी, मगर उस तारीकी में भी लाश को हर शय का खाका नजर आ रहा था। उधर एक किसान जमीन से 4 फीट ऊंची मचान पर कंबल ओढ़े लेटा था और किसी वक्त मुंह निकालकर हु हा की आवाज निकालकर उन जानवरों को डरा देता था जो रात को पकी हुई फसल पर हमला करते हैं। लाश इस आवाज का ताकुब करते हुए मचान के करीब आकर रुक गई। किसान कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। एक बार जो उसने कंबल में से सर बाहर निकालकर आवाज लगाने की कोशिश की तो वो रुक गया। उसे यूं लगा जैसे अंधेरे में कोई ऊंचा लंबा आदमी सफेद चादर ओढ़े उसके सामने खड़ा है। उसने आंखें मलकर गौर से देखा तो उसके सामने एक लाश खड़ी थी। आवाज उसके हलक में दब कर रह गई। उसने भागने के लिए पांव कंबल से बाहर निकाले ही थे कि लाश ने उसे दोनों हाथों से दबोचकर ऊपर उठाया और इस जोर से जमीन पर मारा कि किसान के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। बेगुनाह किसान को हलाक करने के बाद लाश ने मचान को भी तबाह कर दिया। उसने मचान के मजबूत बांस तोड़ दिए और घास को इधर उधर बखेर दिया। फिर उसने अपने भारी पांव से किसान की लाश को कुचल दिया और मकई के खेतों में से होकर गांव की तरफ चल पड़ी। गांव वहां से करीबी खेतों के दूसरे किनारे पर था। उस गांव में 60-70 कच्चे मकान थे जिनमें गरीब किसान लोग रहते थे। ये सब लोग सर्द रात में अपनी अपनी कोठलियों के दरवाजे बंद किए गरम गरम लिहाफों में दुबके नींद में डूबे हुए थे। लाश कदम कदम चलती गांव के किनारे पर आकर रुक गई। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। लाश एक बेजान पत्थर की तरह बुत बनी वहां एक पल के लिए खड़ी रही। उसे इंसानों की बू आ रही थी मगर आवाज नहीं आ रही थी।
अचानक गांव के दूसरे किनारे पर एक कुत्ता भौंका। लाश की आंखों में हरकत पैदा हुई। उसके बेजान डेले एक तरफ घूम गए। अब लाश ने आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिधर से कुत्ते के भौंकने की आवाज मुसलसल आ रही थी। लाश एक पुराने कच्चे मकान के बाहर पहुंची तो एक ऊंचा लंबा भूरा कुत्ता भौंकता हुआ लाश की तरफ लपका। लाश अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। कुत्ते ने उछलकर छलांग लगाई। लाश ने बाजू फैलाकर कुत्ते को अपने चौड़े चौड़े हाथों में दबोच लिया। उसे बिल्कुल इस तरह तोड़ मोड़ कर रख दिया जिस तरह किसान साग के डंडल को तोड़ते हैं। कुत्ते की आखिरी चीख बुलंद हुई और उसके बाद वहां गहरी खामोशी छा गई। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर गांव का चौकीदार चौकन्ना हो गया था और हाथ में लाठी लिए उस तरफ आ गया जिधर कुत्ते की आखिरी चीख की आवाज आई थी। लाश ने एक इंसान को दूर से आते देखा तो वह बड़ी मक्कारी के साथ कच्चे मकान की दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। चौकीदार लाठी जमीन पर मारता कदम कदम आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे कुत्ते की कटी पटी लाश जमीन पर पड़ी नजर आई। वो हैरान हुआ कि इस कुत्ते को किसने हलाक किया है। उसे ख्याल आया कि शायद कुत्ते को किसी जंगली सुअर ने हलाक किया है। वो अभी सोच ही रहा था कि अचानक लाश दीवार की ओर से निकलकर उसके सामने आ गई। चौकीदार शशतर रह गया। फिर भी उसने हिम्मत की और लाठी उठाकर जोर से लाश के सर पर दे मारी, मगर लाश का एक बाल तक भी टेढ़ा ना हुआ। लाश आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी और चौकीदार लाठी चलाता पीछे हटने लगा। लाठियों के दो चार भरपूर हाथ लाश के बाजुओं पर पड़े। लाश पर इसका असर तो कोई ना हुआ, मगर वो गजबनाक हो गई। उसने आगे बढ़कर चौकीदार के हाथ से लाठी छीनकर परे फेंक दी और उसकी गर्दन दबोच ली। चौकीदार बेचारा चीख भी ना मार सका और उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई। लाश ने चौकीदार की गर्दन को हाथ में लेकर गौर से देखा और फिर उसे खेतों की तरफ उछाल दिया। चौकीदार के खून के धब्बे लाश के जिस्म से लिपटी हुई सफेद पट्टियों पर भी पड़े। लाश अब गांव में दाखिल हो गई और कच्ची वीरान अंधेरी गली में से गुजरने लगी। सारा गांव रात के अंधेरे में सुनसान था। कच्चे मकानों के दरवाजे अंदर से बंद थे। एक मकान के करीब से गुजरते हुए लाश को आहट सुनाई दी। वो वहीं रुक गई। उस मकान में एक बूढ़ा आदमी चिलम में तंबाकू डालने के लिए उठा था। बूढ़े आदमी की खांसी की आवाज पर लाश चौकन्नी हो गई। बूढ़ा चिलम में तंबाकू भर रहा था कि उसे यूं लगा जैसे कोई दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहा है। कौन है बाहर? बूढ़े ने आवाज दी। मकार लाश ठिठक गई। बूढ़े ने सोचा कि शायद बाहर कोई कुत्ता बिल्ली है, उसे भगा देना चाहिए, वरना वो दोबारा उसे परेशान करेगी और उसे गरम गरम बिस्तर से उठकर बाहर आना पड़ेगा। इस ख्याल के साथ ही बूढ़े ने सहन में आकर दरवाज़ा खोला और सर बाहर निकालकर देखा। अचानक एक जोरदार थप्पड़ बूढ़े के सर पर पड़ा और उसका सर गर्दन से अलग होकर गली के फर्श पर गिर पड़ा। लाश ने बूढ़े का सर उठाया, उसे बेजान आंखों के पास ले जाकर गौर से देखा और फिर बड़े जोर से खेतों की तरफ उछाल दिया। लाश आगे चल पड़ी। एक मकान के बाहर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। लाश दरवाजे के साथ लगकर यह आवाज सुनने लगी। यह मकान एक बेवा औरत का था जिसका बच्चा दूध के लिए रो रहा था। औरत उसके लिए गिलास में दूध डाल रही थी। बच्चा बराबर रोए जा रहा था। लाश को यह आवाज अजीब सी लगी। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। लाश मकान के सहन में दाखिल हो गई। बच्चे के रोने की आवाज एक कोठरी से आ रही थी जिसका दरवाजा बंद था। लाश उस आवाज का ताक्कुब करती कोठरी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कोठरी के अंदर बच्चा बिस्तर पर लेटा रो रहा था और उसकी बेवा मां पास ही चूल्हे के पास बैठी हंडिया में से मिट्टी के गिलास में दूध डाल रही थी। साथ ही साथ वो बच्चे को पिचकारती भी जाती थी। वो अपने काम में बड़ी इन्हमाक से लगी थी कि दफतन कोठी का दरवाजा तड़ाक से खुल गया। औरत ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक खौफनाक लाश जिसके जिस्म पर जगह जगह खून के निशान थे खड़ी उसकी तरफ घूर रही थी। औरत के हाथ से दूध की हंडिया छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। लाश चुपचाप वहां खड़ी कभी बेहोश औरत और कभी रोते हुए बच्चे को देखती, फिर आगे बढ़कर वो बच्चे पर झुकी और उसे गौर से तकने लगी। बच्चा रो रहा था और लाश उसे बराबर तके जा रही थी। फिर लाश ने बच्चे के सर पर आहिस्ता से हाथ फेरा और कोठरी में से निकलकर बाहर सहन में आ गई। सहन में एक तरफ गाय बंधी थी। लाश ने गाय को भी झुककर गौर से देखा और फिर कदम कदम चलती बाहर गली में आ गई। गली बिल्कुल सुनसान थी। गांव में किसी को कानो कान खबर ना हुई कि वहां 2 आदमियों का खून हो चुका है। लाश जरा आगे जाकर वापस मुड़ी और जिधर से आई थी उधर चलना शुरू कर दिया। दिन चढ़ा तो गांव में हर तरफ कोहराम मच गया। गांव के 2 जवान हलाक हो गए थे। पुलिस ने दोनों लाशों के सर खेतों में से बरामद कर लिए। बेवा औरत के बयान के मुताबिक एक खून आलूद पट्टियों में मलबूस ऊंची लंबी लाश आधी रात को उसके घर में दाखिल हुई थी, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई।
सबको ताज्जुब था कि कातिल ने औरत और बच्चे को कुछ नहीं कहा, जबकि इससे पहले वो एक कुत्ते और 2 किसानों को बड़ी बेदर्दी से हलाक कर चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर और बहराम मौका पर मौजूद थे। उन्होंने जमीन पर किसी बहुत बड़े पांव के निशान भी देखे और उन्हें महफूज कर लिया। मिस्टर बहराम, तुम्हारे ख्याल में ये किसके पांव के निशान हो सकते हैं? इतना बड़ा आदमी तो इस गांव में कभी नहीं देखा गया। बहराम बड़े गौर से पांव के निशान देख रहा था, मगर आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि यह एक इंसान आम इंसानों से ज्यादा जवान और कवी हैकल है। बेवा औरत का कहना है कि उसके सारे जिस्म पर खून आलूद पट्टियां बनी हुई थीं। इसमें क्या राज हो सकता है? मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता इंस्पेक्टर। बहरहाल इतना आपको बता देता हूं कि कातिल कानून से बच नहीं सकता। वो तो ठीक है मिस्टर बहराम, मगर पुलिस 1 माह से कातिल की तलाश में है और उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा। इस दौरान में वो खून पर खून किए जा रहा है। हेडक्वार्टर को हम क्या जवाब देंगे? मामला बड़ी संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। मामला है ही बड़ा संगीन इंस्पेक्टर। आखिर हम तफ्तीश किस रुख पर शुरू करें? पुलिस आजिज आ चुकी है। ना कोई सुराग है, ना कोई ऐनी गवाह है। एक औरत ऐनी गवाह बन सकती थी, मगर वो भी कातिल को देखकर बेहोश हो गई। मैं कल आपको थाने में मिलूंगा इंस्पेक्टर साहब। तो क्या आप जा रहे हैं? जी हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आराम करने। इतना कहकर बहराम कार में सवार होकर चला गया। उसकी शुरू ही से आदत थी कि वो इंस्पेक्टर को जरूर चिढ़ाया करता था। उसके दिल में क्या है, वो इससे कभी इंस्पेक्टर को आगाह ना करता था। बहराम की तफ्तीश का तरीका पुलिस से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग था। इसके बावजूद वो खुद इस मामले में उलझ कर रह गया था। अगर कोई सुराग था तो बेहद मामूली और बगैर किसी सबूत के, और वो डॉक्टर फैसल था, जो अक्सर आधी रात को कब्रिस्तान से निकलते देखा गया था, जहां 2 खून हो चुके थे। असल में कत्ल की इब्तिदा कब्रिस्तान ही से हुई थी। बहराम ने सोचा कि उसे डॉक्टर फैसल के बारे में तफ्तीश शुरू करनी चाहिए। शायद उसे कोई ऐसा वाज़ेह सुराग मिल जाए जो उसे कातिल तक पहुंचा दे। बहराम ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया और रात का इंतजार करने लगा। आधी रात को उसने चेहरे पर स्याह रंग मला, स्याह कपड़े पहने, चाकू, रस्सा, टॉर्च और पिस्तौल साथ लिया और कार में बैठकर कब्रिस्तान के जंगल की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी उसने जंगल में एक ऐसी जगह खड़ी की जहां उसे कोई भी नहीं देख सकता था। गाड़ी बंद करके उसने रस्सा कंधे पर डाला और दरख्तों के बीच में से होता डॉक्टर फैसल के पुराने किले की तरफ चल पड़ा। दूर से किला एक भूतनुमा इमारत नजर आ रही थी। बहराम सामने दरवाजे में से गुजरने के बजाय किले की अकबी दीवार से अंदर पहुंचना चाहता था। किले के अकब में पहुंचकर वो कोई ऐसी मुनासिब जगह तलाश करने लगा जहां वो कमंद फेंक सके। आखिर उसे एक जगह मिल गई। यहां दूसरी मंजिल पर एक गैलरी थी जिसका लोहे का जंगला था। तमाम खिड़कियों पर अंधेरा छाया हुआ था। बहराम ने रस्सा घुमाया और कमंद गैलरी पर फेंक दी। लोहे का आंकड़ा गैलरी के आहनी जंगले में फंस गया। बहराम ने रस्सा खींचकर उसकी मजबूती का अच्छी तरह जायजा लिया और फिर खुदा का नाम लेकर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। गैलरी में पहुंचकर उसने आहिस्ता से रस्सा ऊपर खींच लिया और उसे गैलरी ही में एक तरफ रख दिया। अब वो वहां से आगे जाना चाहता था। उसने गैलरी का दरवाजा आहिस्ता से अंदर को धकेला। दरवाजा बंद था। बहराम ने एक पल के लिए गौर किया कि उसे क्या करना चाहिए, मगर मौका ज्यादा देर सोचने का नहीं था। उसने टॉर्च की पुश्त आहिस्ता से मारकर दरवाजे का एक शीशा तोड़ डाला, अंदर हाथ डाला और दरवाजे की कुंडी खोल दी। बहराम एक कमरे में था जहां हर तरफ अंधेरा था। उसने अंदाजा कर लिया कि कमरा खाली है। फिर उसने टॉर्च जलाकर एक छोटे से दायरे में फर्श पर रोशनी की। हल्की हल्की रोशनी में कमरे की चीजें नजर आने लगीं। यहां ज्यादातर पुराना फर्नीचर और मेज कुर्सियां पड़ी थीं जिन पर गर्द जमी हुई थी। बहराम समझ गया कि कमरा वीरान है और यहां कभी कोई नहीं आया। उसने टॉर्च बुझाई और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में आ गया। ये एक तंग सी राहदारी थी जिसके कोने में एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, जिसकी कमजोर रोशनी सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही पड़ रही थी। बहराम ने फूंक फूंक कर कदम उठाते हुए आगे चलना शुरू कर दिया। जहां राहदारी खत्म होती थी वहां से एक तंग जीना ऊपर जा रहा था। बहराम ने जीने पर कदम रखा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। चक्करदार जीने ने उसे ऊपर लेबोरेटरी के दरवाजे के बाहर पहुंचा दिया। बहराम को यहां मुख्तलिफ दवाओं की तेज बू महसूस हुई। उसने लेबोरेटरी के बंद दरवाजे के साथ नाक लगाकर सूंघा। दवाओं की बू अंदर से आ रही थी। बहराम समझ गया कि यही डॉक्टर फैसल की लेबोरेटरी है। वो उसी जगह आना चाहता था। उसने अंधेरे में टॉर्च जलाकर देखा कि लेबोरेटरी के दरवाजे पर एक मजबूत ताला पड़ा हुआ है। बहराम ने जेब में से एक खास औजार निकाला और उसे ताले के सुराख में डालकर आहिस्ता से घुमाया। हल्की सी कटक की आवाज के साथ ताला खुल गया। बहराम ने दरवाजे को आहिस्ता से खोला और लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ बाहर आसमान की तरफ खुलने वाली खिड़की में से
सितारों की हल्की हल्की रोशनी में लेबोरेटरी में पड़ी हुई चीजों के खाके दिखाई दे रहे थे। कोने में बड़े बड़े जंजीर लटक रहे थे। स्ट्रेचर दीवार के साथ लगा था। उसने टॉर्च जला ली। अलमारियों में ऑपरेशन के मुख्तलिफ औजार पड़े थे। इस किस्म के औजार उसने पहले किसी डॉक्टर के यहाँ ना देखे थे। वो बड़ा हैरान हुआ कि एक ऐसे डॉक्टर को जिसने अभी अभी सर्जरी का इम्तिहान पास किया है, इस किस्म के नहायत पेचीदा और भारी भारी औजारों की क्या ज़रूरत है। और फिर डॉक्टर को तो ये चीज़ें अपने क्लिनिक या अस्पताल में रखनी चाहिए। इस पुराने किले में ये ऑपरेशन थिएटर बनाने की डॉक्टर को क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। बहराम ने इधर उधर चीज़ों को उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। वो कम से कम वक्त में जल्द से जल्द कोई ऐसा सुराग हासिल करना चाहता था जो उसकी तफ्तीश को सही रुख पर डाल सके। डॉक्टर फैसल ने कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा था। फिर भी बहराम हर शय को उठाकर देख रहा था। आखिर उसके हाथ रद्दी अशिया की एक टोकरी लग गई। अचानक उसका हाथ किसी ठंडी शय से टकराया। उसने उस शय को पकड़कर बाहर निकाला तो वो गोरकन की कटी हुई नाक थी। बहराम की आंखों में चमक सी आ गई। उसे यह मालूम नहीं था कि यह नाक किसकी है, मगर उसे एक नुमाया सुराग मिल गया था। जो वो चाहता था वो उसने हासिल कर लिया था। उसने जल्दी जल्दी सारे रद्दी कागज दोबारा टोकरी में डाले, टोकरी को उसकी जगह पर रखा, कटी हुई नाक जेब में डाली और लेबॉर्ट्री से बाहर निकल आया। उसने लेबॉर्ट्री के दरवाजे को बंद करके दोबारा ताला लगा दिया और दबे दबे कदम उठाता चकरदारी से नीचे उतर आया। वो राहदारी में से गुजरकर गैलरी वाले कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि उसे बातों की आवाज़ सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था कि दो आदमी बातें करते हुए ऊपर आ रहे हैं। वो जल्दी से लपक कर राहदारी में एक मेहराब की ओट में रुक कर खड़ा हो गया। अंधेरे में उसकी आंखें राहदारी पर जमी हुई थी। नीचे के जीने से डॉक्टर फैसल और डॉक्टर अरशद आपस में बातें करते हुए ऊपर आए। वो दूर से चलते हुए उसी तरफ राहदारी में बढ़ रहे थे जिधर मेहराब के पीछे अंधेरे में बहराम छुपा हुआ था। बहराम को अब उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। मेरा ख्याल है हमें कॉफ़ी का सामान भी साथ रख लेना चाहिए था। मैं थोड़ी देर में खुद कॉफ़ी तैयार करके ले आऊँगा। अंतरी के ना होने से बड़ी तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर अरशद, मगर खुदा को जो मंजूर था होकर रहा। इसमें हम क्या कर सकते थे? क्या ख्याल है डॉक्टर, हमें तलाश जारी रखनी चाहिए? इसके सिवा हम और क्या कर सकते हैं? क्या हमें उसका यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो यहाँ ज़रूर आएगी। ये मैं सोच कर बताऊँगा। इसी तरह की बातें करते हुए दोनों डॉक्टर बहराम के करीब से गुजर गए। जब वो सीढ़ियाँ तय करके ऊपर पहुँच गए तो बहराम ओट में से निकलकर कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ से गैलरी में आ गया। उसने रस्सा नीचे फेंका और आहिस्ता आहिस्ता उतरता हुआ ज़मीन पर आ गया। रस्से को उछालकर उसने कमंद उतारी, उसे लपेट कर कंधे पर डाला और तेज तेज कदम उठाता अंधेरे में उस तरफ चलने लगा जहां जंगल के दरख्तों में उसकी गाड़ी खड़ी थी। दोनों डॉक्टर बातें करते हुए लेबॉर्ट्री में आ गए। कमरे का ताला खोलते हुए फैसल को बिल्कुल महसूस न हुआ कि यह ताला एक बार पहले भी खुल चुका है। बहराम ने इस चाबिक दस्ती से ताला खोला था कि डॉक्टर के फरिश्तों को भी उसका इल्म नहीं हो सकता था। अरशद ने स्पिरिट से भरे मर्तबानों को गौर से देखा और कहा, इनका रंग मध्यम पड़ रहा है डॉक्टर। हाँ, मेरा ख्याल है स्पिरिट बदल देनी चाहिए। डॉक्टर फैसल अलमारी में से मुख्तलिफ दवाओं और शीशे की नलकियों का जायजा लेने लगा। फिर उसने मेज का दराज खोला और उसमें से कुछ कागजात निकालकर पढ़ने लगा। कागज फाइल में रखकर उन्हें दोबारा बंद करने लगा तो अचानक ठिठक गया। उसने इंजेक्शन के डिब्बे को गौर से देखकर कहा, यह डिब्बा यहाँ कहाँ आ गया? इसे तो मैंने मेज के सबसे निचले खाने में रखा था। हो सकता है तुम पहली दराज में रखकर भूल गए हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे इस कमरे की एक एक शय के बारे में मालूम है कि वो कहाँ पड़ी है और उसे मैंने कहाँ रखा है। तो फिर इसे निचले खाने में किसने रख दिया? यहाँ तो कोई भी हमारे सिवा नहीं आया। डॉक्टर फैसल ने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है यहाँ कोई गैर आदमी आया है। मुझे इस कमरे की फ़ज़ा में किसी अजनबी की बू महसूस हो रही है। अरशद, ये तुम्हारा वहम है डॉक्टर। हम शाम को तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर इतने बड़े किले की दूसरी मंजिल में लेबॉर्ट्री का ताला खोलकर कोई जिन ही आ सकता है। डॉक्टर अरशद, यकीनन वो कोई जिन है जो इस कमरे में हमारी अदम मौजूदगी में आया है। इसके साथ ही डॉक्टर फैसल ने कमरे में घूम फिरकर चीज़ों का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने रद्दी की टोकरी को देखा तो उसे साफ मालूम हो गया कि सारे रद्दी कागज़ों को किसी ने बाहर निकालकर उनका अच्छी तरह जायजा लेने के बाद दोबारा टोकरी में रखा है। डॉक्टर फैसल का चेहरा गहरी फिक्र में डूब गया। अरशद, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि अभी अभी कोई इस कमरे से होकर गया है। अरशद ने माथे पर उंगली रखकर कहा, जब हम कमरे में दाखिल हुए थे तो मुझे दूर किसी कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी थी। यह आवाज़ तुमसे बातें करते हुए मैंने भी सुनी थी। डॉक्टर फैसल ने चौंक कर कहा, अरशद मेरे साथ आओ। दोनों डॉक्टर लपक कर लेबॉर्ट्री से बाहर निकले और दूसरे कमरे की गैलरी में जाकर बाहर देखने लगे। डॉक्टर फैसल ने बत्ती जलाकर कमरे के गर्द आलूद फर्श को देखा। वहाँ किसी इंसान के जूते के निशान थे। ऐसे ही निशान बाहर गैलरी में भी थे।
अब डॉक्टर को यकीन हो गया कि कोई आदमी ऊपर आया है और लेबॉर्ट्री का ताला खोलकर कमरे की तलाशी लेने के बाद वापस चला गया है। अरशद, हमें बड़ा मुहतात रहने की जरूरत है। हमारा ताकुब किया जा रहा है, मगर फैसल, हमारे यहाँ तो किसी भी जुर्म का सबूत नहीं है। फिर भी हमें बेहद एहतियात करनी होगी, इसलिए कि सबूत ना भी हो ताहम पुलिस हमसे पूछगिछ कर सकती है कि आखिर इतनी बड़ी लेबॉर्ट्री हमने किस लिए बनाई है। मेरा तो ख्याल है कि हमें ये बड़े स्ट्रेचर, स्पिरिट के मर्तबान और लोहे की जंजीरें ज़ाया कर देनी चाहिए। आखिर अब हमें इनकी ज़रूरत भी क्या है? तुम्हारा ख्याल ठीक मालूम होता है। मैं आज ये तमाम चीज़ें लेबॉर्ट्री से निकलवा कर नीचे तहखाने में रखवा देता हूँ। उसके बाद डॉक्टर फैसल और अरशद मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए और इस बात पर गौर करने लगे कि लाश को किस तरह काबू में किया जा सके। उन्हें गांव में 2 आदमियों के लाश के हाथों कत्ल होने और पुलिस की सरगर्मियों की पूरी खबर मिल चुकी थी। अरशद, अगर हमने लाश को काबू में ना किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता कस्बे के सारे मर्दों की गर्दनें उतार देगी। मेरा ख्याल है कि हम अल्ट्रा वाइट शुआओं से उसे काबू में कर सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन उसके लिए भी लाश के जिस्म में ट्रांसमीटर का होना ज़रूरी है। सवाल यह है कि ट्रांसमीटर कैसे नस्ब किया जाए। यही तो सोचने की बात है। सिर्फ एक ही हल है इस मसले का कि लाश की बेखबरी की हालत में उसकी गर्दन के प्लग में ट्रांसमीटर फिट कर दिया जाए। आखिर ये ट्रांसमीटर दिया सलाई की डब्बी इतना ही तो है। क्या लाश पर ट्रांकुलाइजर असर नहीं कर सकेगा? अगर ऐसा हो तो हम दूर से गन के जरिए उसे बेहोशी का टीका लगा सकते हैं। डॉक्टर फैसल ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, यही तो मुसीबत है कि उस पर किसी शय का असर नहीं हो सकता सिवाय उन लासिल्की शुआओं के जो मेरी ट्रांसमीटर से उसके ट्रांसमीटर तक जाएं। इसलिए के लिए भी शर्त है कि ट्रांसमीटर लाश की गर्दन में नस्ब हो। डॉक्टर उठकर टहलने लगा। उसने मेज़ पर बैठकर फाइल में से हर नुस्खे को पढ़ लिया था। उसने लाश को काबू करने के हर तरीके पर गौर कर लिया था। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वह कौन सा ऐसा तरीका, कौन सा ऐसा हरबा इस्तेमाल करे कि जिससे तबाही मचाने वाली लाश उसके कंट्रोल में आ जाए। अरशद ने फिक्रमंद लहजे में कहा, अगर हमारी लेबॉर्ट्री तक कोई शख्स आकर तलाशी ले गया है तो इसका साफ मतलब है कि पुलिस को हम पर शक है। वो हमें शुबे की नज़रों से देख रही है। यकीनन ये कोई पुलिस का आदमी है जो यहाँ तक आया है। डॉक्टर फैसल ने सोचकर कहा, मेरा ख्याल है ये सिवाय बहराम के और कोई नहीं हो सकता। वही रस्से के जरिए पिछली दीवार से गैलरी फांद कर ऊपर आया है और सारी तलाशी लेकर चला गया है। खुदा का शुक्र है कि 1 रोज़ पहले हमने सारी निशानियां कमरे में से धो धुलाकर साफ कर दी थी, वरना बड़ी मुश्किल होती। मुश्किल? अरे भाई अरशद, वरना इस वक्त हम हवालात में बंद होते और पुलिस हम पर 4 आदमियों के कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाने की तैयारियां कर रही होती। डॉक्टर अरशद ने कुछ फिक्रमंदाना लहजे में पूछा, डॉक्टर फैसल, क्या तुम्हें यकीन है कि बहराम को यहाँ से किसी किस्म का सुराग नहीं मिला होगा? यहाँ था ही क्या जो उसे किसी शय का सुराग मिलता। मुझे यकीन है कि वो खाली हाथ नाकाम होकर यहाँ से गया है। क्या ख्याल है? इन मोटी मोटी छत से लटकती जंजीरों और स्पिरिट से भरे हुए बड़े बड़े मर्तबानों के बारे में उसने क्या ख्याल किया होगा? चाहे कुछ भी ख्याल करता फिरे, हमें इससे क्या? जब यहाँ किसी जिंदा लाश के तख्लीक होने का सबूत ही नहीं है तो हमें कानून कैसे हाथ डाल सकता है? डॉक्टर अरशद ने फैसल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर फैसल, हमें इन सारे मामलात को इतना मामूली नहीं समझना चाहिए। पुलिस को हम पर गहरा शुबा है और यकीन करो हमारी हर हरकत की निगरानी की जा रही है। आज के बाद से हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे पुलिस के शुबे को तकवीयत मिले। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि अब हमें अलग अलग जिंदा लाश की तलाश में निकलना होगा। कोई बात नहीं, हम ऐसा ही कर लेंगे। पहले मैं किले में से निकलूंगा, उसके बाद तुम पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में मुझसे आन मिलना। डॉक्टर अरशद ने कहा, मेरा तो ख्याल है डॉक्टर कि हमें अब लाश की तलाश में उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। इस तरह हमारी राह में बहुत से मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो फिर क्या हम लाश को खुली छुट्टी दे देनी चाहिए कि जब और जिस वक्त चाहे लोगों को कत्ल करती फिरे? मुझे यकीन है पुलिस लाश को ज़रूर पकड़ लेगी। अरशद, वो लाश को तबाह बर्बाद कर देगी और ये मैं नहीं चाहता। मैं अपनी तारीखी तख्लीक को यूं पुलिस के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकता। तो फिर एक ही सूरत है कि मैं इस किले में बैठकर लाश का इंतज़ार करूं और तुम उसकी तलाश में किले से बाहर चले जाओ। हम दोनों का इकट्ठे सफ़र करना अब मुनासिब नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अकेला भी ये काम कर सकता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर फैसल कि तुम भी मेरे साथ ही किले में लाश का इंतज़ार करो। वो एक बार किले में ज़रूर आएगी। वैसे भी मुनासिब यही मालूम होता है कि हम कुछ देर के लिए अपनी सरगर्मियाँ बंद कर दें। जब हालात ज़रा नॉर्मल हो जाए तो दोबारा तलाश शुरू कर दी जाए और इस दौरान में लाश को खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो कस्बे के लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद शहर का रुख करे और वहाँ भी तबाही फैलाए। नहीं डॉक्टर अरशद, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हम दोनों इकट्ठे भी
लाश के ताक़ुब में रवाना नहीं हो सकते। या तो मैं यहाँ ठहरूंगा और या तुम यहाँ ठहरोगे, और मैं लाश का पीछा करके उसकी गर्दन में ट्रांसमीटर लगाने की कोशिश करूंगा। ट्रांसमीटर लगाने का काम तुम खुश असलूबी से ना कर सकोगे। ये मेरा काम है और मैं ही करूंगा। हाँ, तुम किले में बैठकर यहाँ पहरा भी दो और लाश का भी इंतजार करो। एक फालतू ट्रांसमीटर तुम भी अपने पास रखो। अगर लाश इधर आ गई तो उसकी गर्दन में ट्रांसमीटर का स्विच लगाने की पूरी कोशिश करो। मैं इस ड्यूटी के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब हमें आराम करना चाहिए। मैं भी लाश की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मेरे पीछे किले की रखवाली करना। डॉक्टर अरशद ने कहा, क्या ख्याल है, लाश कहाँ जाकर छुपी होगी डॉक्टर? सिवाय कब्रिस्तान के अकबी खंडरों के वो और कहीं नहीं जा सकती। वहीं गारों में वो कहीं छुपी होगी। वो दिन की रोशनी में बगैर ट्रांसमीटर के सफ़र नहीं कर सकती। तो क्या तुम भी सुबह उन्हीं गारों में जाओगे? मुझे यकीन है लाश वहीं होगी और मैं उसे ज़रूर काबू कर लूँगा। वैसे डॉक्टर, एहतियातन तुम ट्रैंकुलाइज़र इंजेक्शन अपने साथ ले जाओ। इसका कोई फ़ायदा नहीं अरशद। लाश का सबसे बड़ा ट्रैंकुलाइज़र तो नन्ही माचिस की डिबिया के बराबर ट्रांसमीटर है। अगर मैं ये फिट करने में कामयाब हो गया तो वो लाश हम दोनों की मती होगी। ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ हमारे हुक्म पर ही अमल करेगी, बल्कि एक्स शुआओं के ज़रिए हम उसे जब और जहाँ चाहे गायब करके किसी दूसरी जगह फिर से ज़िंदा कर देंगे। खुदा करे कि तुम ये ट्रांसमीटर लाश की गर्दन में लगाने में कामयाब हो सको। मैं भी कोशिश करूँगा। अगर लाश किले में आ गई तो मेरी हर मुमकिन कोशिश यही होगी कि वो मेरे काबू में आ जाए। इस काम में इंतहाई चालाकी, होशियारी और चाबक दस्ती की ज़रूरत है। सिवाय इसके हम अब कुछ नहीं कर सकते कि पीछे से दबे पांव जाकर पलक झपकते में लाश की गर्दन में ट्रांसमीटर फिट कर दें और अपना ट्रांसमीटर ऑन करके उसे हुक्म दें कि वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले, क्योंकि हम लाश को ना तो बेहोश कर सकते हैं और ना जंजीरों में ही जकड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा डॉक्टर। मेरा ख्याल है अब हमें आराम करना चाहिए। काफ़ी वक्त गुजर गया है। मेरा भी यही ख्याल है। इसके साथ ही दोनों डॉक्टर लेबॉर्ट्री से बाहर निकले, दरवाजे पर ताला डाला और चक्करदार जीने से उतरकर आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। उनके कमरे में जाते ही किले पर एक पुरस्रार और आसेवी खामोशी और तारीकी छा गई। इस खामोशी में कभी कभी कब्रिस्तान की तरफ से उल्लू के बोलने की मनहूस आवाज़ आ जाती थी, जिसे डॉक्टर अरशद अपने बिस्तर में लेटा बार बार सुन रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में